नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले पेपर के अनुसार पेपर सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ब रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। स आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। द डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। प्रश्न 1 का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। इसमें सभी के उत्तर दिए हुए हैं, सभी रचनाकारों के नाम मैंने दिए हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्मेजय का नाग्ययज्ञ जयशंकर प्रसाद, मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृतायन, विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत शरण उपाध्याय। ग मैला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर है फडीश्वर नाथ रेणु। घ कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है, जिसके लेखक अमृतराज हैं। प्रश्न 2 का क, द्विवेदी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर द्विवेदी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला समाज सुधार और उपदेशात्मक भाव, दूसरा राष्ट्रीय भावना का विकास। प्रश्न 2 का ख, प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर प्रयोगधारी काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला बौद्धिकता की प्रधानता, दूसरा नैबिंब तथा प्रतीक। प्रश्न 2 का ग, छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। उत्तर छायावाद की एक प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर प्रस्तुत पंक्तियों में ममता के कथन को रेखांकित किया गया है। अनेक वर्षों बाद जब ममता 70 वर्ष की वृद्धा है, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। गांव की कुछ स्त्रियां उसकी सेवा में उसे घेरे हुए बैठी थीं। उसी समय कुछ घुड़सवार ममता की झोपड़ी के द्वार पर आकर बातचीत करने लगे कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह यही होना चाहिए। शायद शहंशाह हुमायूं यहीं किसी छप्पर के नीचे बैठे थे। इन बातों को सुनकर ममता ने अश्वारोही को बताया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर वह एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं जीवन भर इसी विचार से डरती रही कि एक दिन मेरी यह झोपड़ी खोद डाली जाएगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मेरा अंतिम दिन है। मैं सदैव के लिए यह झोपड़ी छोड़े जा रही हूँ। अब तुम्हारी इच्छा, इसे मकान बनाओ या महल। प्रश्न ग, आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। उत्तर ममता आजीवन अपनी झोपड़ी गिराए जाने के डर से भयभीत रही। ख, जिंदगी को मौत के पंजे से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे धातुओं के चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के पार उतरती सरकती चली आई और सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ये कहता है कि भौतिक शरीर की मृत्यु निश्चित है, इसलिए मनुष्य ने यश रूपी शरीर से संसार में अमर रहने की कामना की है और इसके लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहा है। इसी प्रयास में मनुष्य ने पहाड़ों को काटने जैसा अत्यंत कठिन कार्य भी किया है। मनुष्य की विशेषताओं की गाथा अनेक शताब्दियों के बाद भी आने वाली पीढ़ियां जाने, इसके लिए उसने बहुत से उपाय सोचे हैं और किए भी हैं। जैसे उसने शिलाओं पर अपने संदेशों और मान्यताओं को खोदा है। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए अनेक उपाय सोचे और उनको मूर्त रूप प्रदान किया। अगला प्रश्न है, इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन से उपाय किए? उत्तर, इंसान की खूबियों को और उनकी विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए मनुष्य ने चट्टानों पर अपने संदेश उकेरे, चिकने पत्थर के खंभे गढ़े, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, जो सदियों से लेकर अभी तक हमारी विरासत के रूप में विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। रानी मैं अजानी महा, रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूं तो कठोर ही हो है। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन से उद्धृत है, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को जा रहे हैं। ग्राम वधुएं उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं और उनके वन प्रस्थान के समय अपने विचार एक दूसरे के साथ व्यक्त कर रही हैं। एक ग्राम वधु दूसरी ग्राम वधु से कहती है, हे सखी, मैं जानी, मैं जान गई, अजानी महा, रानी महामूर्ख है, जो इसने कोमल शरीर वाले राजकुमारों को वनवास दिया है। पवि पाहन हूं तो कठोर हुई है, उसका हृदय पत्थर की भांति, पाहन पत्थर, पवि पाहन हूं तो कठोर हुआ है, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है। राजा हूँ काज काल अकाज न जान्यो, और राजा ने भी काज अकाज, अच्छे और बुरे का विचार नहीं किया। कहो तियो को जिन कान कियो है, और उसने अपने तिय को स्त्री के कहने में आकर के इनको वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसी मन को हरने वाली सुंदर मूर्तियां, जिनके बिछड़ जाने पर पता नहीं इनको प्रेम करने वाले लोग कैसे जिएंगे। आँखिन में सखी राखिबे जोग, हे सखी, ये राजकुमार आंखों में रखने योग्य हैं। राखिबे जोग, रखने योग्य हैं, जोग मतलब योग्य, आंखों में रखने योग्य हैं। इन किम के वनवास दियो है, भला इन्हें किस निष्ठुर ने इस तरह से वनवास दे दिया है। काव्य सौंदर्य, ग्रामवधुओं की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति बहुत ही स्वाभाविक ढंग से की गई है। जानी अजानी, इसमें जा और न वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। पविपाहन में पावर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे ख, ये अथवा करके आता है, एक की व्याख्या करनी है, लेकिन यहाँ दोनों की व्याख्या हम लोग देखते हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था, प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं, अब भी निस्वासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ये कविता राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग, कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। सागर निज छाती पर जिनके, सागर निज अपनी छाती पर, जिनके अर्थात भारतवासियों के, अगणित अनगिनत अर्णव बड़ी बड़ी जहाज,
सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर कवि कहते हैं कि भारत समुद्र व्यापार के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर चुका था। इस देश के जलपोत समुद्र की छाती को चीरकर दूर देशों तक के तटों तक जाते थे, पहुंचाया करता था प्रमुदित प्रसन्न मन से आनंदित होकर के भूमंडल के सकल तटों पर, और समुद्र प्रसन्नता के भाव के साथ पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंच उसका सामान, उसके जहाज पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, भारत की नदियां आज भी मानो उसकी गौरवपूर्ण कीर्ति को बहाती चली जा रही हैं, कीर्ति को सुनाती चली जा रही हैं। यशधारा कीर्ति रूपी धारा को बहती हैं अभी भी निशिवासर, रात्रि वासर दिन। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। आगे कवि कहता है कि इन्हीं तटों पर, इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए नगर हमारे देश की उज्जवल संस्कृति के रूप में आज भी देखे जा सकते हैं। हमें अपने पूर्वजों के चरण चिन्ह आज भी इन नदियों के तटों पर दिखाई देते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किन्हीं एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीनों में से एक का जीवन परिचय लिखना होता है। इसी तरह से कवियों के क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास, मैथिली चरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। एक किसी कवि का जीवन परिचय लिखना है। प्रश्न 6, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी अस्ति। वाराणसी बनारस सुविख्याता, अत्यधिक विख्यात, अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी अत्यधिक प्राचीन सुप्रसिद्ध नगरी है। इयं विमल सलिलम तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। विमल सलिल तरंगाया निर्मल जल की लहरों वाली, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कूले मतलब किनारे। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्याः इसके, घट्टानाम घाट, वलयाकृति गोलाकार, धवलायाम धवल सफेद उज्ज्वल, चंद्रिकायाम चांदनी, बहु अत्यधिक बहुत, राजते सुशोभित होते हैं। इसके घाट या इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिताः अनगिनत, पर्यटकाः पर्यटक, सुदूरेभ्यः बहुत दूर दूर से, नित्यम रोज, अत्र आयान्ति यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमाम भ्रो प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा विलोक्य देख करके इमाम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसको करना है, अथवा दूसरा नीचे जो दिया गया है श्लोक, इसको करना है। नीतराम निष्ताम तम खेदम कूपम कदापि मा वृथा, अत्यंत सरस हृदय यतः परेशान गुणग्रहितास। संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत संग्रहित अन्योक्त विलासः नामक पाठ से अवतरित किया गया है। अनुवाद, दो पक्ष में आएंगे इसके अनुवाद, एक कुएं के पक्ष में आएगा और एक सज्जन के पक्ष में आएगा। कुएं के पक्ष में, नितराम निष्ताम त्वम खेदम कूपम। हे कुएं, मैं बहुत नीच हूँ। नितराम बहुत ही, नीचो स्मित नीच है ऐसा, माँ मत, कृथाः करो। हे कुएं, मैं बहुत नीच हूँ ऐसा सोचकर तुम कभी दुखी मत होना। क्यों दुखी मत होना? अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय है, जल से युक्त है। और यतः परेशान गुण ग्रहतासी, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। दूसरे के गुणों को अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाला है। सज्जन के पक्ष में, हे सज्जन, मैं अत्यंत नीच हूँ ऐसा सोचकर तू दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है।
प्रश्न 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसमें आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो और आपकी ही पाठ्य पुस्तक का हो। इसको आप अपनी इच्छानुसार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा? उत्तर, वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा। दूसरा प्रश्न, नीरक्षीर विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति? उत्तर, कवि हंसम बोधयति यत् नीरक्षीर विवेके आलस्य मा कुरु। तीसरा प्रश्न, वीर केन पूज्यते? उत्तर, वीरः वीरेण पूज्यते। चौथा प्रश्न, ग्रामीणान कः उपाहसत? उत्तर, ग्रामीणान नागरिकः उपाहसत। प्रश्न 8, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। परिभाषा, काव्य के पढ़ने सुनने अथवा नाटक देखने से जब हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ हास्य उत्पन्न होता है। विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टाएं इसके विभाव होते हैं। उदाहरण, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नार दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे वह शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे कीन्ही भलो रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगुधारे। अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उत्तर, जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से गुण धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है। उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाती है। वाचक, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द। साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से उपस्थित रहता है। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण, उपमेय हरिपद, उपमान कमल, वाचक शब्द से, साधारण धर्म कोमल। इसमें उपमा के 4 अंग विद्यमान हैं, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न, सोरठा अथवा रोला की परिभाषा लिखकर इसका उदाहरण दीजिए। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्ध रास शुभ गुण सदन। जो में 2 मात्राएं हैं। सुमिरत, यहाँ पर सारे वर्ण लघु हैं इसलिए लघु मात्राएं हैं। सिद्ध में भी लघु मात्राएं हैं। होई में हो में गुरु है और ई में लघु मात्रा है। आगे भी इसी तरह से है। गण में दोनों लघु हैं इसलिए लघु मात्रा है। नायक में गुरु है इसलिए गुरु मात्रा है। और य और का ये दोनों लघु हैं। करिवर में 4 लघु हैं। वदन में भी 3 लघु हैं। तो यहाँ पर 11-13 मात्राएं पूरी होती हैं। इसके बाद नीचे की लाइन में करहु में 3 लघु हैं। अनुग्रह, अनुग्रह में अनु के ऊपर आप कहोगे कि यहाँ पर लघु है लेकिन गुरु लगा हुआ है क्योंकि इसके आगे संयुक्त वर्ण है। और अन्ना के ऊपर जो नु है आपका, इसके ऊपर पढ़ने में जोर लग रहा है और बोलने का समय ज़्यादा है। बोलने में लगने वाला समय ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर गुरु लगा हुआ है। सोए, सोए में सो पर गुरु है और यहाँ में लघु मात्रा है। बुद्धिरास में भी यही चीज़ है। धी जो यहाँ पर आता है ये संयुक्त वर्ण है। बू पर लगने वाला समय ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा है। तो यहाँ पर भी 13 मात्राएं पूरी होती हैं। इस तरह से ये आपका सोरठा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। 3 लिखने के लिए आते हैं तो आपके लिए 3 पढ़ना ही बहुत है और सभी दिए रहते हैं लिखने के लिए। उनमें से आपको 3 छांटना होता है। जैसे आ से अधिकार अधर्म, अनु से अनुपस्थित अनुशासन, सु से सुपुत्र सुलेख, अभि से अभिलाषा अभिमान, सह से सहपाठी सहयोग, परि से परिजन परिवर्तन।
ख क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। दो का प्रयोग करना होता है आपको, और आपको ऑप्शन ज़्यादा दिए रहते हैं, तो आप दो भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। आई में जैसे पढ़ाई, लिखाई, ता महानता, सुंदरता, व पहनावा, दिखावा, त्व महत्व, लघुत्व, वट लिखावट, सजावट, हट घबराहट और जगमगाहट। प्रश्न ग, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। इस सवाल दो समास हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास, यही दो समास आएगी। तो रात दिन, इसमें और शब्द का विलोप है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो रात और दिन द्वंद्व समास। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, द्विगु समास। चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास। द्विगु समास आप इससे समझ सकते हो, द्वि संख्यावाचक समास संख्यावाचक है, तो जहाँ पर पहला शब्द संख्यावाचक होता है वहाँ पर द्विगु समास होती है, और जहाँ पर और शब्द या योजक शब्द का विलोप होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होती है। 9वें का घ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। दुग्ध, दूध का दुग्ध, मक्खी का मक्षिका, कुआं का कूप, भाप का वाष्प। प्रश्न 9 का अंगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी के दो पर्यायवाची विहंग, नभचर। आकाश के दो पर्यायवाची गगन, नभ। जननी के माता और माँ, गज के हाथी और गजानन। 10वें का क, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इस बार आप लोगों में दो संधियां हैं, यण संधि और वृद्धि संधि। स्वागतम में यण संधि होती है, सुधन आगतम, स्वागतम यण संधि। गुरुधन आदेश, गुरुवादेश यण संधि। महाधन औजह, महोज वृद्धि संधि। तदाधन एव, तदैव वृद्धि संधि। निम्नलिखित शब्द रूपों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। तो फल अथवा मति, मधु अथवा नदी, यही चार आप लोगों में शब्द रूप हैं। तो फल की षष्ठी विभक्ति फलस, फलयोः, फलानाम। मति की षष्ठी विभक्ति मत्याः, मत्ते, मत्यो, मतीनाम। मधु की षष्ठी विभक्ति मधुना, मधुनोः, मधूनाम। और नदी स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति नद्याः, नद्योः, नदीनाम। इस बार यही चार आप लोगों में शब्द रूप हैं। ग, निम्नलिखित में से किसी एक ही धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो आप लोगों में पठ और हंस धातु है इस बार। पठेत विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। हसंतु लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। अपठत लंग लकार, मध्यम पुरुष द्विवचन। हसिष्यामि लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। घ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे बालिकाएं घर जाती हैं, बालिकाः गृहं गच्छन्ति। भारत हमारा देश है, भारतः अस्माकं देशः अस्ति। छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, बालकः ध्यानेन पठेयुः। तुम अपना कर्तव्य करो, त्वं स्वकर्तव्यम कुरु। प्रश्न 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम और देश प्रेम। इस पर आपको निबंध लिखना होगा। 12वां और अंतिम प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मूल खंड काव्य के आधार पर किसी एक सर्ग का कथानक लिखिए जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो। अथवा तो मूल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका वीडियो पहले मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं इसी में उसका लिंक डाल दूँगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।